नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, ओबीसी राजनीति गरमाई हुई है। सारी राजनीतिक पार्टियों को पता है कि बगैर ओबीसी को साधे, बगैर ओबीसी को साथ में लिए जीत सुनिश्चित नहीं हो सकती है। इसी वजह से राहुल गांधी ओबीसी के मसीहा बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक योजनाएं ला रहे हैं ओबीसी के लिए, और गैर ओबीसी के मसीहा बन गए हैं। गैर ओबीसी विश्वनाथ प्रताप सिंह भी थे, जिन्होंने कि मंडल आयोग को लागू किया था और ओबीसी राजनीति की शुरुआत किया था। उसके पहले उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम राज्यों में सिर्फ ब्राह्मण और ठाकुर ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब मंडल आयोग लागू किया और पिछड़ी जातियों में चेतना की शुरुआत हुई, तो जिस आरक्षण के लिए मंडल आयोग को लागू किया गया था, आरक्षण में तो कोई खास सफलता नहीं मिली। सिर्फ 27% ही आरक्षण ओबीसी को देने का प्रावधान किया गया था और उसे देने की शुरुआत की गई। लेकिन इससे मंडल कमीशन को लागू करने से जो राजनीतिक चेतना आई है, उस चेतना ने जनसंघ भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर दी थी। यही वजह है कि 1990 से लेकर के कई वर्षों तक, जबकि इस बीच 92 में बाबरी मस्जिद को ढहाया गया, बाबरी मस्जिद के लिए आंदोलन चलाया गया और उत्तर प्रदेश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला भी बनाया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी को सफलता तब मिली जब ओबीसी के नेता सुस्त पड़ गए। लालू, मुलायम, नीतीश, शरद यादव सुस्त पड़ गए या इन्हें सुस्त बना दिया गया। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि ओबीसी वोट का कितना महत्व है, और उस महत्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में भी इस्तेमाल किया। ओबीसी का मिला उन्हें कुछ नहीं, उनके वोटों से सरकार बनी। 2019 में भी इस्तेमाल किया, ओबीसी के वोटों से सरकार बनी। आपको बता दें कि ओबीसी वोट कम नहीं है। कुल वोट अगर 95 करोड़ वोट इस देश में पड़ते हैं लोकसभा चुनाव के दौरान, तो उसमें आधे से अधिक 47 करोड़ से ज़्यादा वोट ओबीसी की, क्योंकि ओबीसी की जनसंख्या 1931 के अनुसार 54% है, 50% से अधिक। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर ओबीसी को नहीं साधेंगे, कोई भी, चाहे इंडिया के लोग हों, चाहे एनडीए के लोग हों, चाहे मोदी हों, चाहे राहुल हों, अगर ओबीसी को पर ध्यान नहीं देंगे, ओबीसी के हितों की बात नहीं करेंगे, तो किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। यही वजह है कि आजकल राहुल गांधी ओबीसी को लेकर बहुत संवेदनशील हो गए हैं, मुखर हो गए हैं, और ओबीसी को साधने की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फितरत है, उस फितरत से बड़ी अधिक फितरत राहुल गांधी अपना रहे हैं, क्योंकि इन्हें 2024 किसी भी सूरत में हासिल करना है, फतह करना है।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोच लिया है कि वे कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। कुर्सी का स्वाद 10 सालों से चख लिए हैं और कुर्सी छोड़ेंगे तो आरएसएस का सपना धराशायी हो जाएगा। भगवा गैंग का सपना, जो कि हिंदू राष्ट्र बनाने का है, संविधान को ख़त्म करने का सपना है, लोकतंत्र को ख़त्म करने का सपना है, राजतंत्र को लाने का सपना है, मनुस्मृति को लागू करने का सपना है, यह सपना धराशायी हो जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस और भगवा गैंग के लोग एक तरफ ओबीसी को पटाने की कवायद कर रहे हैं, कभी विश्वकर्मा योजना लाते हैं और उसमें कहते हैं कि 50% ओबीसी का इससे उत्थान होगा, फायदा होगा। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेरोजगारी उन्मूलन के लिए या कोई भी विकास कार्यक्रम के लिए जितनी भी योजनाएं चलाए हैं उसमें कितनी सफलता मिली है। इंडिया स्किल योजना, जो कि बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए थी, अगर वह योजना सफल हो गई होती तो सिर्फ ओबीसी ही नहीं बल्कि सवर्ण जातियां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देती और बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर हो गई होती। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टुकड़ों टुकड़ों में अपनी योजनाओं को लागू करते हैं। सवर्णों के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, पसमानदा मुसलमानों के लिए अलग, इस तरह की योजनाएं जो कि ओबीसी के विकास और ओबीसी को मुख्य धारा में लाने की है, ऐसी किसी भी योजना पर ईमानदार पहल नहीं होती है। वरना अब तक कब के ओबीसी राष्ट्र की मुख्यधारा में आ गए होते और उन्हें उनका वाजिब हिस्सा मिल चुका होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल दिमाग में जो होता है वो आरएसएस के संस्कार होते हैं, और आरएसएस के संस्कार हैं कि न तो सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाए, न समाजवाद को बढ़ावा दिया जाए, न धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया जाए। सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाएगा तो आरक्षण देना पड़ेगा और ओबीसी के विकास के लिए बहुमुखी योजनाएं लानी पड़ेंगी। ओबीसी के सर्वांगीण विकास के लिए ईमानदारी से योजनाओं को लागू करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, ईमानदारी से नहीं, दिखावे के लिए आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को भी धोखा दे रहे हैं और ओबीसी को भी धोखा दे रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू हो चुकी है, लेकिन उस पर कितना बजट निर्धारित किया गया है और उस बजट में ओबीसी को दिया क्या जा रहा है? दिया नहीं जा रहा है, बल्कि ओबीसी से लिया जा रहा है। जितना लोन दिया जाएगा उसका 5% इंटरेस्ट लिया जाएगा। एक सामान्य लोन भी लेने जाइए बैंक में तो होम लोन के लिए लगभग 10% इंटरेस्ट देना पड़ता है। पर्सनल लोन के लिए 15 से 20% तक लोन का इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसी तरह से तमाम तरह के लोन के लिए अलग अलग आंकड़े होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन आंकड़ों में थोड़ी सी कमी कर दी है। अगर कोई ओबीसी लोन लेता है तो होम लोन का आधा देगा वो। तो इससे ओबीसी को कुछ मिल नहीं रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को और उनकी बैंक को फायदा होने वाला है। जितना लोन लिया जाएगा उसका 5% फायदा होगा पीएम विश्वकर्मा योजना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को और बैंक को। लेकिन प्रधानमंत्री इसे ओबीसी के भले के लिए बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे ओबीसी के सर्वांगीण विकास और उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए बता रहे हैं। ओबीसी अपने आंख खोल करके अगर देखेगा, दिमाग पर जोर डाल करके देखेगा, तो उसके लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं लाई गई है, न पहले लाई गई थी न आज लाई गई है, जिससे कि उसका वाजिब विकास हो सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर विश्वकर्मा योजना को लाते हैं तो इसमें ओबीसी को कितना लोन दिया जाएगा? 1 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख, और उसका इंटरेस्ट, उसका ब्याज वसूल किया जाएगा 5%। मतलब अगर आप 100 रुपये लोन लेंगे तो आपको 105 रुपये देना पड़ेगा सरकार को। तो इसमें ओबीसी को क्या फायदा हुआ? फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को उनका वाजिब हिस्सा दे दीजिए संविधान के प्रावधानों के तहत। कोई भीख नहीं दीजिए। अगर उनका हिस्सा ही उन्हें मिल जाएगा तो उनके विकास के लिए फलीभूत होगा, लेकिन उनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। अभी राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि ओबीसी की भागीदारी प्रधानमंत्री कार्यालय में कितनी है? प्रधानमंत्री कार्यालय में 90 में से 3 ओबीसी हैं सेक्रेटरी स्तर पर, सिर्फ 3। बाकी 87 सचिव सवर्ण जातियों से। तो राहुल गांधी पूछते हैं कि क्या 5% ओबीसी की संख्या है पूरे देश में? 1931 के अनुसार अगर 54% आबादी थी ओबीसी की, तो आज अगर जनगणना कराओगे तो ये 55 से 60 के बीच कहीं जाकर के बैठेगा ओबीसी की आबादी। और उन्हें हक दिया जा रहा है 90 में 3, यानी 5%। तो इस 5% आरक्षण को जब तक 54%, 55% नहीं किया जाएगा तब तक ओबीसी की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकती। और सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय में ही नहीं बल्कि आईएएस, पीसीएस, आईआरएस, फॉरेस्ट सर्विसेज, जितनी भी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें भी भागीदारी मिलनी चाहिए, और प्रमोशन में भी आरक्षण मिलना चाहिए, एजुकेशन में भी आरक्षण मिलना चाहिए। तभी ओबीसी का कायाकल्प हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा योजना तो लॉन्च कर देंगे, लेकिन ओबीसी की जनगणना कराने के लिए तैयार नहीं होंगे। ओबीसी की संख्या कितनी है? अगर सच पूछिए तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें ओबीसी की जनगणना सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पर हुई थी। ओबीसी की जनगणना उनके सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर हुई थी, और जब तक उसके आंकड़े आते तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आ चुके थे। 2011 में जनगणना शुरू हुई और 2014 में प्रधानमंत्री सत्ता में आ जाते हैं। कांग्रेस की हार हो जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंकड़े को देख लिया कि ये आंकड़ा जो 1931 में 54% था वो बढ़ करके 60% या 55% के बीच 57, 58, 56% हो गया है। अगर उस आंकड़े को प्रकाशित कर दिया जाता तो ओबीसी की सारी समस्या हल हो गई होती, और ओबीसी आरक्षण की मांग करता। फिर जितनी उसकी हिस्से भागीदारी है, जितनी उसकी जनसंख्या है, उतना उसको अधिकार मिलना चाहिए था, इसके लिए मांग करता। वो जनगणना की मांग नहीं करता। आप प्रधानमंत्री जी भले ही आप ओबीसी की जनगणना नहीं कराइए, लेकिन 2011 में हुई जनगणना के आंकड़े को आप अखबारों में प्रकाशित कर दीजिए, मीडिया में ला दीजिए, जनता के बीच ला दीजिए, और उसके आधार पर ओबीसी को उसका अधिकार दीजिए। आपसे नहीं मांग की जाएगी कि आप ओबीसी जनगणना कराइए, लेकिन आप चालाकी दिखाएंगे। चालाकी एक तरह से धूर्ततापूर्ण चालाकी। आरएसएस के संस्कार ऐसे हैं जिससे कि आपको धूर्ततापूर्ण चालाकी करनी पड़ रही है। आरएसएस चाहता है कि आरक्षण ओबीसी को 27% से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए आप आंकड़े को छिपा रहे हो और नई जनगणना ओबीसी की नहीं करा रहे हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल दिमाग में जो रहता है
उसे समझने की ज़रूरत पड़ती है, कैलकुलेशन करके निकालने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उनके मुंह पर जो होता है और वो बाहर क्या बोलते हैं, वो दिल और दिमाग से बिल्कुल उलट बोलते हैं। दिल दिमाग की बातों को नहीं बोलते हैं, बल्कि उससे चुनावी फायदा उन्हें कितना होने वाला है और चुनाव पर उनकी वाणी कितना असर डालेगी उसको नाप तोल करके बोलते हैं। और इसीलिए ओबीसी को भी सब्ज़बाग दिखाए जाते हैं, ओबीसी को भी पटाने की कवायद की जाती है, अति पिछड़ों को साधने की कवायद की जाती है। क्योंकि पिछड़ी जातियां जो कि आगे बढ़ चुकी हैं कुछ हद तक, अगर उन्हें पटाने की कोशिश करेंगे तो वो सवाल करेंगे और वो सवाल नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ होगा। लेकिन अति पिछड़ी जातियां जो कि गरीबी रेखा के नीचे आती हैं, अशिक्षित हैं, वे सवाल नहीं कर सकती। उन्हें नरेंद्र मोदी अगर 5 किलो राशन दे देंगे तो वो धन्य हो जाएंगे। गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रही हैं, बीपीएल धारक हैं, और उन्हीं के वोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं। लेकिन इस बार इस गणित को राहुल गांधी ने फेल कर दिया है। और जिस तरह से ओबीसी की समस्याओं को राहुल गांधी उठा रहे हैं, इससे यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिन में तारे दिखाई देने लगे हैं। इसलिए अब वो हिंदुत्व की प्रयोगशाला को, राम मंदिर के एजेंडे को और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, मुसलमानों के नरसंहार की बात, संसद से लेकर के सड़क तक हेट स्पीच का दौर शुरू करेंगे या शुरू कर चुके हैं। नई संसद की शुरुआत जैसे होती है, गाली गलौज से शुरुआत होती है, तो गाली गलौज लोग पूछ रहे हैं, देश की जनता पूछ रही है कि क्या 1000 करोड़ में जो संसद भवन बनाया गया है, इसमें गाली गलौज के लिए बनाया गया है? इसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गंदे संस्कारों को प्रदर्शन करने के लिए इसे बनाया गया है? लोग सवाल पूछ रहे हैं। जब से रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को भद्दी भद्दी गालियां दी हैं, हेट स्पीच दिया है, तो इस देश में पिछड़ी जातियों की क्या स्थिति है, ओबीसी की क्या स्थिति है, इस पर लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव, मुलायम सिंह ने काफ़ी लड़ाई लड़ी है और मंडल को कमंडल के सामने पेश करके कमंडल से आगे बढ़ जाने की कोशिश की है और उस कोशिश में कामयाब भी हुए हैं। बिहार में भी 1990 से मुख्यमंत्री कोई ऊंची जाति का नहीं होता है और कई राज्यों में मुख्यमंत्री ओबीसी ही बनता है। उत्तर प्रदेश में भी बनता था, लेकिन पिछले 2 टर्म से जब मायावती और अखिलेश यादव में दरार पड़ गई, अलगाव हो गया, एकता को तोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और इस एकता को तोड़ने का प्रयास आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती रही है। 1993 में जब कांशीराम और मुलायम सिंह मिले थे तो उस समय नारा दिया गया था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन जय श्री राम हवा में नहीं उड़े थे, कुछ दिनों के लिए शांत हो गए थे। उसके बाद जय श्री राम ने अपनी कूटनीति से, अपने तिकड़म से अखिलेश, कल्याण सिंह और कांशीराम के बीच दरार डाल दिया। सिर्फ कांशीराम और मुलायम के बीच ही नहीं, बल्कि मुलायम और मायावती के बीच भी दरार डाल दिया, गेस्ट हाउस कांड करवा करके। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आज जिस मुकाम पर है, इसमें उसने पिछड़ों के संगठन को, पिछड़ों की एकता को तोड़ करके ही कामयाब है। लेकिन कितने समय तक तोड़ेंगे पिछड़ों की एकता को, पिछड़ों के संगठन को, पिछड़ों की ताकत को कितने समय तक तोड़ेंगे? ज़्यादा समय तक नहीं है। और अब समय आ गया है जब पिछड़ी जातियों के लोग अपने हक की बात करने लगे हैं और अपनी जनगणना को लेकर के इतना संवेदनशील हो गए हैं
कि अब उसी को पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां वोट देंगी जो उनकी जनगणना कराने और उनकी जनगणना के बाद जो उनका आंकड़ा आता है उस आंकड़े के तहत उन्हें अधिकार देने के लिए जो सरकार राजी होगी उसी को वोट देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि पिछड़ों का पिछड़ापन भी बना रहे, गरीबी जहालत की स्थिति भी बनी रहे और उनका वोट भी मिल जाए। और इस झांसे में अभी तक तो ओबीसी के लोग आते रहे हैं, खास करके अति पिछड़े लोग आते रहे हैं, लेकिन अब अति पिछड़ों के भीतर भी राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास इंडिया ने किया है अपने तमाम नेताओं के माध्यम से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल जाए कि 2014 और 2019 की तरह इस बार भी वो ओबीसी को साध करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाएंगे और 5 साल तक राज करेंगे। उन्हें भूलना पड़ेगा इस चीज़ को। और अब जिस तरह से राहुल गांधी ने ओबीसी के मसले को उठाया है, ओबीसी के हितों की बात किया है, ओबीसी को आरक्षण देने की बात कही है और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर ओबीसी की जनगणना नहीं कराना है चाहते हैं नरेंद्र मोदी तो 2011 में हुई जनगणना के आधार पर ओबीसी को उसका हिस्सा दें। क्या इसके लिए मोदी जी तैयार होंगे? कतई नहीं तैयार होंगे, क्योंकि मोदी जी एक कठपुतली हैं मोहन भागवत की। मोहन भागवत जैसे नचाएंगे वैसे नाचेंगे, मोहन भागवत का जैसा इशारा होगा वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस इशारे पर थिरकेंगे और थिरक रहे हैं पिछले 10 सालों से। यही वजह है कि विकास की चौतरफा बयार बहने की बात कही जाती है। विश्व में नरेंद्र मोदी भारत का डंका पीटने की बात करते हैं, विश्व गुरु होने की बात करते हैं, लेकिन तत्काल इस समय वर्तमान दौर में जिस तरह से भारत की आलोचना हो रही है, भारत की हंसी उड़ाई जा रही है, भारत की छीछा लेदर की जा रही है, इससे भी आपको वाकिफ होना चाहिए। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन सब इस समय नरेंद्र मोदी और भारत की मौजूदा सत्ता से खफा हैं। भारत सरकार के ऐसे ऐसे कारनामे हैं जिससे पूरी दुनिया में इनकी जग हंसाई हो रही है और इन्हें घेरा जा रहा है। अभी संसद में जो कुछ हुआ, गाली गलौज, यह बात यूएन तक पहुंच गई है, यूनाइटेड नेशन तक पहुंच गई है और दुनिया के सभी देशों में यह बात पहुंच गई है और भारत को हिकारत की नज़रों से लोग देख रहे हैं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और मुसलमानों के खिलाफ इनके हेट स्पीच के वीडियो सुन रहे हैं और इनकी असलियत का पर्दाफाश कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार में ओबीसी की क्या स्थिति है। अमित शाह के अनुसार 2018 से लेकर के 2022 तक 4 सालों में कुल 4,365 अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसमें आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज और तमाम मंत्रालयों से संबंधित अधिकारी हैं, कस्टम के भी हैं। इसमें से कुल 695 ओबीसी के अधिकारी हैं। 4,365 में 695 अधिकारी, मतलब 15% अधिकारी पिछड़ी जातियों से और शेड्यूल कास्ट से 7.65% अधिकारी हैं। शेड्यूल ट्राइब से यानी आदिवासी समाज से 3.80 अधिकारी हैं। तो ओबीसी की भागीदारी इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि 4 सालों में 695 आईएएस बनाए जाते हैं। 4,365 में 695 कम कर दीजिए
तो बाकी जितने भी अधिकारी बने हैं वो सब सवर्ण जातियों से हैं, वो सब 15% ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय हैं और 695 में ओबीसी हैं, संपूर्ण ओबीसी, जिसमें बहुत सी जातियां आती हैं। तो ये हाल है आरक्षण का। मिलना चाहिए जितनी आबादी है 1931 के अनुसार, अगर 54% आबादी है तो 54% हिस्सा मिलना चाहिए ओबीसी को। तो 4365 में 2200 से के लगभग सीटें ओबीसी को मिलनी चाहिए थी अधिकारियों की, लेकिन मिली कितनी? 695। तो ये स्थिति है भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और तमाम सेवाओं में ओबीसी की स्थिति इस तरह से है। कहने के लिए 27% आरक्षण दिया जा रहा है और देखने में क्या आ रहा है कि 15% आरक्षण दिया गया है इन अधिकारियों की नियुक्ति में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना भी ढोल पीटें ओबीसी का, कितना भी ढोल पीटें पसमानदा मुसलमानों का, अब ओबीसी जाग चुका है अपने अधिकारों के लिए, अपने वजूद को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र की मुख्य धारा में आने के लिए। इस बार वह वोट पर चोट करके ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबक सिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।